नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ पर साहित्य के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके लिए लाए हैं लेखिका आशा लता सिंह की कहानी एक अधूरी यात्रा, सुनीति मिश्रा की जुबानी। श्रीमती आशा लता सिंह एक चर्चित कहानीकार हैं और देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छप चुकी हैं। वे काफी समय तक शिक्षण से भी जुड़ी रही और सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। श्रीमती आशा लता सिंह बनारस उत्तर प्रदेश से है और प्रख्यात आलोचक, समीक्षक, कहानीकार स्वर्गीय डॉक्टर विजय मोहन सिंह की पत्नी है। वे आजकल जम्मू में है। आशा लता सिंह की कहानी को प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री सुनीति मिश्रा। सुनीति मिश्रा लंबे समय तक रंगमंच एवं रेडियो से जुड़ी रही है। 25 वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न है। वे रांची, झारखंड के सेंट जेवियर स्कूल्स में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं आशा लता सिंह की कहानी एक अधूरी यात्रा, सुनीति मिश्रा की जुबानी। एक अधूरी यात्रा। ओह दीदी, चलो ना, मैं सर को मना लूंगी, उसने बड़ी मिन्नत से कहा। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखा। चंद दिनों में ये पहाड़ी लड़की मेरे कितने करीब आ गई है। गोरी, लंबी तथा दुबली, पहाड़ी छाप लिए। इस विश्वविद्यालय की टॉपर लड़की थी वह। वेशभूषा में आधुनिकता की छाप बिल्कुल न थी, पर विचारों से बड़ी आधुनिक। आज भी वो दहकते लाल रंग के सलवार कुर्ते में थी। उसे लेकर मेरे मन में गहरी कुंठाएं थीं। पुस्तकों से निकले सूखे फूल, ग्रीटिंग कार्ड, तरह तरह के उपहार, सब कुछ बड़ा संदेहास्पद लगता। विश्वविद्यालय में उसे लेकर तरह तरह की बातें होती। मुझे लगता इसकी आदत ही है। कभी वो अपने किसी छात्र, दोस्त या सहेली के मुंह में टॉफियां ठूस देती, तो कभी अपने अध्यापक से चुहल शुरू कर देती, उन्हें कैडबरीज प्रेजेंट करती। कुछ अध्यापक तो हिचकिचाते और कुछ अपने को भाग्यशाली मानते। मुझे उसकी इन आदतों का पता उनसे लगा जो उससे प्रतिस्पर्धा रखते थे। पहली बार अपने पति के साथ इस छोटे से पहाड़ी शहर में आई थी। सब कुछ बड़ा भला सा लग रहा था। पति का साथ और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मैं विमुक्त थी। मुझे लगता मैं दुनिया की कुछ सौभाग्यशाली पत्नियों में से एक हूँ। लगभग हर रोज मैं अपने पति के साथ कहीं न कहीं भोजन के लिए आमंत्रित होती थी, क्योंकि मेरी गृहस्थी अभी जमी न थी। ऐसे में जब मैं अपने पति के एक दोस्त के यहाँ आमंत्रित थी, मेरे पति वहाँ पहले से ही जा चुके थे तथा मुझे अकेले वहाँ जाना था। मैं मुक्त सी चारों तरफ का सौंदर्य तथा विश्वविद्यालय को देखती हुई चली जा रही थी। छोटा सा विश्वविद्यालय जिसका हर डिपार्टमेंट अलग बसा हुआ। चारों तरफ लड़के लड़कियों के झुंड कहकहे लगा रहे थे या फिर कोई फिल्मी गीत गा रहे थे। इस वातावरण में अपने को पूरी तरह खोकर मैं धीरे धीरे चढ़ाई पार कर रही थी कि सामने से आती हुई 4-5 लड़कियों के झुंड में से किसी ने कहा, जानती हो ये कौन है? ना, कोई मधुर आवाज गूंजी, ये कोई भी नहीं, ये हैं बड़ी सीधी तथा स्वीट। यही तो हमारे नए चार्मिंग प्रोफेसर की चार्मिंग पत्नी है। ओह गॉड, इतनी स्वीट। उनकी इन बातों को सुनकर मैं बुरी तरह छेप गई और बिना उनकी ओर देखे
अपने कदम बढ़ा दिए। मैं झेप तथा चढ़ाई दोनों की वजह से बुरी तरह हाँफ रही थी। उसी समय एक शरारती तथा सुंदर लड़की ने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, नमस्ते जी। इस तरह अकेले जाना क्या अच्छा लगता है भला? हमसे ही दोस्ती कर लीजिए ना। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गई, और मेरे मन के किसी कोने में ये लड़की भली लगी तथा मन में सोचा कि तुम अच्छी दोस्त बन सकती हो। पर चूंकि मैं एक अध्यापक की पत्नी का बड़प्पन ढो रही थी, तो पहल कैसे करती। मैंने अपने पति से उस घटना का जिक्र किया तो वे हंस पड़े। हो न हो नंदिनी होगी, वही ऐसे छेड़छाड़ कर सकती है, बड़ी शरारती लड़की है, पर पढ़ने में बड़ी तेज। वाकई में मैं उसके गहरे अध्ययन का कायल हूँ और मेरी बड़ी प्रशंसक भी है। सावधान रहना। हम हंस पड़े, हम दोनों एक साथ हंस पड़े। धीरे धीरे उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उसके लिए दीदी थी। जब भी घर आती, अपने बगीचे के सेब, कच्चे बादाम वगैरह लेकर आती। वह अपने गांव ले जाने की बड़ी जिद करती थी, पर मैं हाँ नहीं कर पाती। मेरा संशयी मन बार बार उससे दूर रहने को कहता, पर पता नहीं क्या आकर्षण था कि वह मेरे और करीब होती गई। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मुझसे। मुझे लगता उसके बारे में लोग जो कुछ भी कहते हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरे पति का व्यवहार उसके साथ वैसा ही था जैसा कि अन्य छात्र छात्राओं के साथ। फर्क बस इतना ही था कि वह उनसे बहुत खुली थी। ये खुलापन ही तो उसकी विशेषता थी। अंततः वह मुझे अपने साथ गांव ले जाने में सफल हो ही गई। मेरे पति को एक आवश्यक सेमिनार में उपस्थित होना था, अतः मैं उसके साथ अकेले ही गई। शायद वह यही चाहती भी थी। मैं भी पहाड़ के गांव, सेब के बाग आदि देखने के लिए बड़ी उत्साहित थी। उसके घर जाकर ही मुझे पता चला कि वह तो एक करोड़पति की बेटी है। परिवार के अन्य सभी सदस्य भी उसी की तरह सीधे साधे और स्वयं सारा काम करने वाले थे। जहाँ उसका घर था वह एक कस्बा सा ही था। वहाँ हमने रात बिताई। उस रात उसने मुझे बताया कि उसकी सगाई हो गई है और जैसे ही वह पीएचडी कर लेगी उसकी शादी हो जाएगी। वह कुछ और कहना चाहती थी, पर न जाने क्यों चुप हो गई। दूसरे दिन हम बस से उसके बगीचे में गए। रास्ते के चारों ओर फैले खेत और उसमें काम करने वाली सुंदर औरतों को देखकर लगा, क्या स्वर्ग भी इतना सुंदर होगा। अपने बगीचे को दिखाते हुए उसके पिता ने कहा था, तुम मेरी बड़ी बेटी हो, नंदिनी तुम्हारी बहुत कद्र करती है। तुम्हें हर साल यहाँ आना है। मैं 2 पेड़ तुम्हारे लिए रखूँगा। इतना स्नेह पाकर मेरी आंखें भर गईं। शाम को पारंपरिक ढंग से वह पूजा घर में दीप जलाने गई। मैं भी उसके साथ थी। हम दोनों इस यात्रा के कारण इतने करीब हो गए थे कि न तो मेरे मन में न उसके मन में किसी भी प्रकार का दुराव था। अचानक उसने मेरा हाथ थामकर कहा, दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी। मैं हैरान थी कि वो कहना क्या चाहती है। उसने कहा, दीदी, जब मैं पहली बार विश्वविद्यालय में आई तो मुझे सर बहुत अच्छे लगे, पर जब मैंने उनका लेक्चर सुना तो लगा जैसे मुझे सही व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी।
उनका एक एक शब्द मेरे मस्तिष्क में लिखता चला जाता। घर आकर पूरा लेक्चर फेयर करती थी। शुरू में तो मैं वाकई उनकी विद्वता से ही प्रभावित थी, पर बाद में मुझे लगा मैं भटक रही हूँ। अब लेक्चर की जगह सर का चेहरा और आंखें मेरे दिमाग में छाई रहती थी। पर सर की ओर से मैंने कभी कुछ नहीं पाया। वे वैसे ही तटस्थ निर्विकार रहते जैसे बाकी सबसे। पर मेरा पागलमन उनके पीछे ही भागता रहता। अचानक उस दिन आपको देखकर लगा, सर क्यों इतने निर्विकार रहते हैं। आपसे मिलकर तथा आपका भोलापन और विश्वास देखकर मैं हार गई। रोज मेरा मन मुझको सताता। मैंने अपने आप को समझाया, मेरा प्यार तो एक तरफा था। पिताजी मेरी शादी तय करना चाहते थे, पर मैं ही आनाकानी करती रही। आपसे मिलने और जानने के बाद मैंने सगाई के लिए हाँ कर दिया। यकीन मानिए, मुझे अपने निर्णय से कोई दुख नहीं है। दीदी, विश्वास कीजिए, आपका घर कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। पर इतना आश्वासन दीजिए कि मेरे प्रति आपका प्यार कम नहीं होगा। कहती हुई दिए की कांपती लौ वह ठीक करने लगी। मैंने देखा, उसकी आंखों में छलछलाते आंसू भी दिए की लौ की तरह कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ धीरे से दबाकर उसके आंसू पोंछ दिए। लेखिका श्रीमती आशा लता सिंह।